गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। जब हम प्राइस कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व को जब जान लेते हैं तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में जानना बेहद जरूरी होता है। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, यानी जब किसी वस्तु की कीमत अगर घट जाती है तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर स्थानापन्न करते हैं, यानी प्रतिस्थापित करते हैं। जब उपभोक्ता की वास्तविक आय और दूसरे वस्तु की कीमत स्थिर होती है, इसी को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। यानी जब वस्तु की कीमत कम होती है तो हमें दो प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं, यानी लोगों की जो वास्तविक आय है वो बढ़ जाती है। अब वास्तविक आय बढ़ने के बाद क्या होता है कि लोग उस सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर स्थानापन्न करने लगते हैं। इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम दो तरीके से माप सकते हैं। एक हिक्सियन अप्रोच है, दूसरा हमारा स्लट्सकी अप्रोच है। हिक्सियन अप्रोच क्या कहता है? हिक्सियन अप्रोच कहता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम कैसे माप सकते हैं, कंपनसेट वेरिएशन के द्वारा। कंपनसेट वेरिएशन क्या कहता है? ये कहता है कि जब वस्तु की कीमत में कमी होती है, यानी जब वस्तु की कीमत में कमी होती है, यानी कि उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। वास्तविक आय कैसे बढ़ती है? यानी मान लीजिए कि कोई कमोडिटी 1 रुपए की मिल रही 5 रुपए की है और उसकी कीमत घट के 2 रुपए हो जाती है, तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय तो स्थिर होती है, लेकिन जो रियल इनकम होता है वो उसको 3 रुपए का बेनिफिट हो जाता है कि जिस कमोडिटी को वो पहले खर्च करता था 5 रुपए, अब उसकी जगह पर वो सिर्फ 3 रुपए खर्च करके उस कमोडिटी को प्राप्त कर लेता है। हिक्स कहते हैं कि हम आय समायोजन कैसे करते हैं, यानी उपभोक्ता की जो वास्तविक आय में वृद्धि होती है उसको कांस्टेंट करके। जैसे इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो मान लीजिए कि किसी उपभोक्ता की बजट लाइन क्या है, PQ है, PQ वो R बिंदु पर संतुलन में है, यानी R पॉइंट पे वो X की OA मात्रा और Y की RA मात्रा को वो डिमांड करता है। अब मान लीजिए कि X की कीमत घट जाती है, X की कीमत घट के क्या होती है, PQ से PQ1 हो जाती है, तो उपभोक्ता का जो संतुलन होता है वो H बिंदु पे चला जाता है, यानी IC2। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उसकी रियल इनकम बढ़ जाती है। हिक्स क्या कहते हैं कि हम आय से कंपनसेट वेरिएशन, यानी उसकी आय का समायोजन करते हैं ताकि वो पहले की स्थिति में हो, यानी हम PM के बराबर उसकी आय उससे वापस ले लेते हैं, यानी वो पहले की अवस्था में आ जाए, न पहले की तरह अच्छी न बुरी, उसकी परचेसिंग पावर स्थिर हो। यानी उसके बराबर हम क्या करते हैं, PM के बराबर हम एक पैरेलल PQ1, यानी जो उसकी बढ़ी हुई इनकम के बाद जो उसका बजट लाइन होता है उसके पैरेलल हम MN बजट लाइन डालते हैं। अब देखते हैं कि न्यू बजट लाइन पढ़ने पर वो जो पहले वाली हमारी IC1 होता है उसको वो कहाँ पे टच कर रहा है, T पॉइंट पे, यानी कि उपभोक्ता X की OB मात्रा को कंज्यूम करता है या डिमांड करता है और Y की TB मात्रा को, यानी ये R से T का जो चलन है, या फिर अगर हम X एक्सिस पे देखते हैं तो A से B का जो चलन है उसे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिक्सियन अप्रोच। अब हम स्लट्सकी मेथड की बात करते हैं। स्लट्सकी क्या कहते हैं? स्लट्सकी ये कहते हैं कि मान लीजिएगा किसी उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर होती है, स्थिर होने की वजह से उपभोक्ता अगर चाहे तो पहले वाला बंडल, यानी कीमत कम होने की वजह से वो नई कीमत वाला भी बंडल परचेस कर सकता है और पुराना बंडल भी परचेस कर सकता है। हिक्स ने कहा कि ये जो स्लट्सकी का ये जो मेथड है इसे उन्होंने लागत अंतर्विधि का, लागत अंतर्विधि का मतलब यानी कीमत में परिवर्तन होने की वजह से जो उपभोक्ता की वास्तविक आय में जो परिवर्तन, यानी उनके परचेसिंग पावर में जो परिवर्तन होता है, नई और पुरानी कमोडिटी के लागत में अंतर होने की वजह से स्लट्सकी कहते हैं कि कीमत में परिवर्तन होता है और कीमत में परिवर्तन की वजह से हम X कमोडिटी की डिमांड को बढ़ाते हैं और जब अगर उसकी वास्तविक आय स्थिर होती है तो वो दोनों में से किसी भी बंडल को परचेस कर सकता है।
जैसे अब इसमें देखते हैं स्लट्सकी के कि पी क्यू आपका बजट लाइन है एक उपभोक्ता की। अगर मान लीजिए कि एक्स कमोडिटी की कीमत घट जाती है तो उसका बजट लाइन शिफ्ट करके क्या हो जाएगा, पी क्यू से पी क्यू वन हो जाएगा। पी क्यू पर उपभोक्ता इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है उसका, ई पॉइंट है, जहां पर वो एक्स की ओ एक्स मात्रा और वाई की ओ वाई मात्रा को परचेस करता है। सपोज कि अब जब एक्स की कीमत अगर वृद्धि हो जाती है तो वो किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आता है, ई वन पे, यानी IC2 पे। लेकिन यहाँ पे उसकी वास्तविक आय स्थिर नहीं है, यानी हम उसकी जो बढ़ी हुई इनकम है उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, पीएम के बराबर उससे हम इनकम ले लेते हैं। ये जो MN है उसके इक्विवेलेंट पैरेलल है PQ1 के। अब इस रेखा पर अगर हम ध्यान देते हैं तो ये जो MN रेखा है वो पहले वाला इक्विलिब्रियम यानी ई पॉइंट से टच करता हुआ जाता है, यानी उपभोक्ता चाहे तो ई पॉइंट को भी परचेस कर सकता है या उससे ऊंचा उदासीनता वक्र E" IC3 को भी परचेस कर सकता है। I3 इनकम जब कीमत में कमी नहीं होती है, यानी पहले वाला बंडल OX अगर कीमत X की कीमत में कमी होती है तो वो OX1 के बराबर X वस्तु की डिमांड करता, Y की कितनी डिमांड करता, OY1 के बराबर। तो स्लट्सकी कहते हैं कि जब कीमत में परिवर्तन होता है, यानी X की कीमत जब घटती है तो वो पुराने वाले बंडल को भी परचेस कर सकता है, लेकिन एक नई उदासीनता वक्र IC2 जो कि उसके हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाता है उसको भी परचेस कर सकता है। बेसिकली हिक्स और स्लट्सकी में डिफरेंस यही है कि हिक्स का अगर हम देखें तो वो एक ही उदासीनता वक्र की बात करते हैं, यानी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो एक ही उदासीनता वक्र पे R से T पे चल जाता है, यानी एक ही इंडिफरेंस का। और जबकि स्लट्सकी एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी IC1 से IC3 की बात करते हैं, दो अलग अलग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अगर E1 पे होता है तो वो पुराना वाला उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, E2 पे जाता है तो उसका उससे ऊंचा है। दूसरा कि हिक्स का जो कंपनसेट यानी वास्तविक आय स्थिर, इसको मापना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि स्लट्सकी का लागत अंतर विधि यानी दो वस्तुओं के बीच में जो लागत होता है उसको हम माप सकते हैं, उसे लागत को मापना आसान होता है। लेकिन हिक्स द्वारा जो वास्तविक आय को स्थिर मानते हैं इसे मापना थोड़ा, इसलिए हम हिक्स की तुलना में स्लट्सकी के इस मेथड को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मापने के लिए।